हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू CSC सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो विजन IAS 2021 टेस्ट सीरीज नंबर ये 14 है, ठीक है। टेस्ट सीरीज नंबर 14 का ये आपको सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है और इससे पहले हम लोगों ने 13 टेस्ट नंबर पूरे पूरे सॉल्व कर लिए हैं। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पे जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और मैं जैसा कि आप लोगों से कहा था कि डेली का डेली मैं टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, एक वीडियो मतलब लेके आऊँगा। तो मैं अपनी मतलब प्रतिबद्धता के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ इस वीडियो को लाने के लिए, ठीक है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को इसको देखना है, लोगों को शेयर करना है जिनके पास चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। और इसका PDF भी मैं अब जो मतलब पूरा टेस्ट होगा उसके बाद मैं उसका PDF भी प्रोवाइड तुरंत करा दिया करूँगा, ठीक है। तो आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और PDF के लिए आप लोग क्या कीजिए कि नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ सारे के सारे जो आपको PDF है मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में घोषित गोल यानी गोइंग ऑन एज लीडर्स कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य संपूर्ण भारत में आदिवासी बालिकाओं को उनके समुदाय के लिए ग्राम स्तर पर डिजिटल युवा नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है। और सेकेंड है कि यह केंद्र सरकार के सहयोग से फेसबुक की एक पहल है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं क्योंकि ये फेसबुक की पहल है और ये आदिवासी बालिकाओं को उनके समुदाय के प्रति ग्राम स्तर पर डिजिटल युवा नेतृत्वकर्ता के रूप में बनाने के लिए किया गया है, ठीक है। ये गोल कार्यक्रम चलाया गया है फेसबुक के साथ मिलकर, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में नीति आयोग और UNDP इंडिया द्वारा आरंभ किया गया यूथ को लैब यानी यूथ को लैब का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसमें बताना है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है हमारा कि इसका उद्देश्य विनिर्माण उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करना है, ठीक है। सेकेंड है कि इसका उद्देश्य मादक द्रव्यों के व्यसन से पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास करना है। और सी ऑप्शन है हमारा कि इसका उद्देश्य लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करना है, ठीक है। और डी ऑप्शन है इसका उद्देश्य भारत में युवाओं के नेतृत्व वाली सामाजिक उद्यमिता में तीव्रता लाना है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों को अगर स्टेटमेंट का आंसर पता हुआ करे तो आप लोग उसको जो है चेक कर सकते हैं कि आप लोग मतलब आप लोगों को कितना आ रहा है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि आपने कितने आंसर सही किए हैं, ठीक है। तो इसका देखो डी ऑप्शन सही है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये जो यूथ को लैब है ये नीति आयोग द्वारा जो चलाया गया है, ठीक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि भारत में युवाओं को नेतृत्व वाली जो सामाजिक उद्यमिता में मतलब तीव्रता लाना है, उसमें उसको मतलब प्रोत्साहित करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 53। इसमें कहा गया है कि वैश्विक हिम तेंदुआ एवं पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण कार्यक्रम GSLEP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह हिम तेंदुआ को फ्लैगशिप प्रजाति के रूप में निर्धारित करते हुए उच्च पर्वतीय विकास मुद्दों को संबोधित करने से संबंधित एक पहल है, ठीक है। सेकेंड है कि इसका समर्थन बिश्केक घोषणा 2013 में हिम तेंदुआ के परिवास वाले क्षेत्रों यानी रेंज कंट्रीज द्वारा किया गया था। तो देखो ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये दोनों सही हैं क्योंकि ये हिम तेंदुआ फ्लैगशिप प्रजाति के लिए एक मतलब निर्दिष्ट उच्च पर्वतीय विकास मुद्दों से संबंधित ये मतलब एक पहल थी। और ये रेंज कैटेगरी वाली जो उसके आसपास वाले क्षेत्र में है, ठीक है। जैसे जो हमारा इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो इन क्षेत्र मतलब इन क्षेत्रों को इसमें रेंज में लिया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कहा गया है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए जेमिनी GEMINI उपकरण का क्या उद्देश्य है। तो ये ऑप्शन है हमारा कि मछुआरों तक आपदा से संबंधित चेतावनियों और सूचनाओं का प्रभावी प्रसार। सेकेंड है कि वह प्रशासकों को अवैध वनों की कटाई के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए रिमोट सेंसिंग डाटा का उपयोग करना। और सी ऑप्शन है कि हमारा भारतीय रक्षा निगरानी प्रणाली पर किसी साइबर हमले का पूर्वानुमान लगाना और उसको रोकना,
ठीक है। और डी ऑप्शन है कि ये मतलब शहरी बाढ़ की रोकथाम करने के लिए शहरी क्षेत्रों में श्रेष्ठ कर मौसम पूर्वानुमान लगाना। ठीक है। तो इसमें किसके लिए ये मतलब चलाया गया है, जो जेमिनी का क्या मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। तो देखो ये ए ऑप्शन इसका सही है। जो ये मछुआरे होते हैं उनको आपदाओं से संबंधित जो चेतावनी होती है उसको देने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ताकि मछुआरों की जो मतलब मृत्यु हो जाती थी कि वो मतलब मछली पकड़ने गए होते थे और उनको जो है वो सुनामी या मतलब कोई आपदा वाली चक्रवात आ गया तो उसमें उनकी मृत्यु हो जाती थी, उसी के लिए इनको मतलब ये जेमिनी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें कहा गया है कि ये अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की संस्थापिका थी और इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया था। ये स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। उपयुक्त परिच्छेद में किसके बारे में कहा जा रहा है। तो ए ऑप्शन है हमारा अरुणा आसफ अली, सेकेंड बी है सुचेता कृपलानी और राजकुमारी अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है। जो सुचेता कृपलानी थी यही मुख्यमंत्री थी, मतलब भारत की प्रथम मुख्यमंत्री थी। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश की पहली बनी थी। ठीक है। और इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, और ये जो भारतीय महिला कांग्रेस थी इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है। तो ये हमारे जो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। इसमें कहा गया कि हमारे सौर मंडल के ग्रहों के उपग्रहों या चंद्रमाओं की जो बात की जा रही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि वर्तमान में बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है। सेकेंड है कि बुध का सूर्य से इसकी निकटता और इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई उपग्रह नहीं है। और थर्ड है कि पार्थिव ग्रहों में शुक्र के सर्वाधिक उपग्रह हैं। ठीक है। तो देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि बुध और जो शुक्र है उसके कोई चंद्रमा नहीं है, यानी उसके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये तो हमारा पहले ही खारिज हो गया। ठीक है। और सेकेंड की बात करें तो ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारा जो ये कहा गया है तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि बुध का सूर्य से इसकी निकटता और इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण कोई भी उपग्रह नहीं है, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह ही है। ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही हो गया। लेकिन जो फर्स्ट वाला है ये गलत है, क्योंकि इसमें अभी नासा द्वारा खोज की गई है जो उपग्रहों की, तो शनि जो ग्रह है उसके उपग्रह सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट 20 उपग्रहों की खोज की गई है, तो उसके टोटल मिलाकर 82 उपग्रह हो गए हैं। लेकिन बृहस्पति की अगर बात करें तो इसके केवल 79 उपग्रह ही हैं। पहले सबसे ज़्यादा बृहस्पति के हुआ करते थे, लेकिन अब जो है शनि के हो गए हैं। ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 57। तो इसमें कहा गया है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसकी स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। सेकेंड है कि इसकी स्थापना कांग्रेस के डोमिनियन स्टेटस के लक्ष्य के विरुद्ध युवा सदस्यों के असंतोष के परिणाम स्वरूप हुई थी। और थर्ड है कि संपूर्ण देश में लीग की प्रांतीय शाखाओं की स्थापना की गई थी। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग के बारे में। ठीक है। तो ये हमको बताना है। तो देखो इसमें अगर सही नहीं की बात करें तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने नहीं की थी। इसमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है। क्योंकि ये लोग मतलब कांग्रेस से जो मतलब कांग्रेस के जितने भी युवा थे ये लोग सब मिलकर साथ आए थे और इसकी स्थापना की थी, क्योंकि कांग्रेस के जो मतलब नीतियां थी उनसे ये लोग संतुष्ट नहीं थे। ठीक है। तो इसीलिए एक नई अलग व्यवस्था की थी इन्होंने। ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है और थर्ड भी सही है, क्योंकि प्रांतीय आधारों पर इनकी शाखाएँ खोली गई थी। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसमें मुख्य आयुक्तों के प्रांतों का प्रतिनिधित्व शामिल नहीं था। सेकेंड है कि 1900 एक सेकेंड रुको जरा सा, हाँ हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है कि इसमें 1951 में प्रथम आम चुनाव होने तक इसने भारत की अस्थायी संसद के रूप में कार्य करना जारी रखा था। और थर्ड है कि संविधान सभा के लिए महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना को नामांकित किया गया था। ठीक है।
तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो आपको पहले ही पता चल रहा होगा कि ये गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें कहा नहीं गया था, इनका नामांकन नहीं किया गया था जो हमारी संविधान सभा थी, ठीक है। तो ये दोनों गलत, ये मतलब से थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन सेकेंड सही है, क्योंकि इसमें जो 1951-52 में आम चुनाव हुए थे, ठीक है, प्रथम आम चुनाव, उससे पहले तक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करना इसने जारी रखा था, जो संविधान सभा थी, ठीक है, इसी के द्वारा। और ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये भी गलत है, क्योंकि इसमें जो मुख्य आयुक्तों को प्रांतों का कहा गया है कि कोई प्रतिनिधित्व नहीं शामिल किया गया था, तो ये गलत है। इसमें 4 सदस्यों को इसके प्रांतों को प्रतिनिधित्व के लिए शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट, तो सेकेंड स्टेटमेंट इसका सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 59। इसमें कहा गया कि हाल ही में सरकार द्वारा आरंभ सुमन योजना का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है सुमन योजना का? तो फर्स्ट है कि युवा स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना। बी है कि गर्भवती महिलाओं, हाल ही में माँ बनी महिलाओं और नवजात शिशुओं को बिना किसी लागत के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, ठीक है। सी है कि किशोरियों की शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। और डी है अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो ये तो बी वाला हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सुमन योजना का उद्देश्य यही था कि गर्भवती महिलाएं जो थी हाल ही में माँ बनी हैं, उन्हें उन महिलाओं को, नवजात शिशुओं को बिना किसी लागत की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, ठीक है। इसी के लिए ये लॉन्च की गई थी। तो ये महिला सशक्तिकरण के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ऐसी योजनाओं को जब हम मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो उनको भी एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 60 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित जो संगठन हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में कौन कौन से थे और किसने भागीदारी मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं ली थी, ठीक है। तो किसने भागीदारी समर्थन में नहीं ली थी, जो मतलब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, मुस्लिम लीग है, और हिंदू महासभा है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। तो इसमें देखो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये तो कांग्रेस के अंदर ही बनाई गई थी, तो इसने तो बढ़ चढ़कर और सक्रिय भूमिका निभाई थी। लेकिन इसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इन लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया था, ठीक है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पार्टी थी उसने भी इसमें जो है भाग नहीं लिया था। तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये तीनों गलत हैं, तो हमारा गलत पूछा गया है, तो हमारा 2, 3 और 4 स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1929 में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस को प्रख्यापित किया गया था? तो ये फर्स्ट वाला है कि तात्कालिक अकालों के कारण भोजन की कमी की समस्या का समाधान करने के हेतु, ठीक है। और सेकेंड है कारखानों में श्रमिकों की सुरक्षा और कार्य स्थिति में सुधार करने के लिए। और सी है कुछ रूढ़िवादी सांस्कृतिक प्रथाओं में सामाजिक और धार्मिक सुधार आरंभ करने हेतु। और डी है कि भारत में साम्यवादी आंदोलन को विदेशी प्रभावों से अलग करके इसकी वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है हमको। तो देखो अगर इसमें ये तात्कालिक कारणों की बात की जा रही है, इसमें तो देखो ये जो ब्रिटिश सरकार की द्वारा 1929 में ये जो पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस लाया गया था, तो इसके संबंध में ये साम्यवादी जो आंदोलन हो रहे थे विदेशी प्रभावों से अलग अलग इनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए ये मतलब लाया गया था, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 62। इसमें कहा गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसकी स्थापना वार्षिक मुहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर हुई थी। और सेकेंड है कि इसके सदस्य मुख्य रूप से शिक्षित और उच्च वर्गीय मुस्लिम थे, ठीक है। और जो कहा गया है कि थर्ड में इसका गठन भारत विभाजन का समर्थन करने हेतु किया गया था। तो देखो इसका थर्ड स्टेटमेंट हमारा तो ये गलत है, ये भारत विभाजन के समर्थन में नहीं किया गया था। इन्होंने जो इसमें जो ये मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, तब ऐसा कोई इनका मुद्दा नहीं था। लेकिन ये जो भारत विभाजन का जो ये द्विराष्ट्र सिद्धांत जो आया था, ये 1930 में मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और जिन्ना ने 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था, पाकिस्तान देश की अलग मांग की थी, ठीक है। तो ये हमारा पहले तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, और फर्स्ट एंड सेकंड सही है, क्योंकि इसमें जो मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अवसर पर इसकी स्थापना की गई थी, जो वार्षिक अवसर होता था, ठीक है। और इसमें उच्च मुस्लिम जो शिक्षित और उच्च वर्गीय मुस्लिम शामिल थे इसके सदस्य। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया।
नेक्स्ट है हमारा 63, इसमें स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में पीरपुर समिति थी। तो ये पीरपुर समिति क्या थी, इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि 1937 से 1939 के दौरान कांग्रेस शासन में धार्मिक पक्षपात का निर्धारण करने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा स्थापित समिति थी, ठीक है। और ये सेकंड है कि कामागट्टा मारू के यात्रियों को भोजन संबंधी कानूनी और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय भारतीय समुदाय द्वारा गठित समिति थी। और 1943 के बंगाल अकाल के प्रभावों को कम करने हेतु आवश्यक उपायों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित समिति थी। और डी है कि कारखाना श्रम सुधारों के संबंध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित समिति थी। तो इनके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ये जो पीरपुर समिति थी किसके बारे में थी। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, जो 1937 से 1939 के दौरान कांग्रेस शासन में धार्मिक पक्षपात का निर्धारण करने के लिए मुस्लिम लीग द्वारा स्थापित एक समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो यही पीरपुर समिति के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। तो इसमें कहा गया कि इंडिया हाउस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन इससे संबंधित है। तो फर्स्ट है कि इसकी स्थापना श्यामाजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में की गई थी, ठीक है। इसने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के विदेशी नियोजन और समन्वय केंद्र के रूप में कार्य किया। और थर्ड है कि इसने अंग्रेजी नीतियों के विरुद्ध विरोधी सभाएं और सम्मेलन आयोजित किए। तो इसके बारे में कौन सा मतलब स्टेटमेंट सही है। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो श्यामाजी कृष्ण वर्मा थे इन्होंने 1904 में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और ये क्रांतिकारी गतिविधियों, जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए विदेशी नियोजन और समन्वय केंद्र के रूप में ये कार्य कर रहा था। और ये जो अंग्रेजी नीतियों के विरुद्ध जो सभाएं और सम्मेलन आयोजित किए जाते थे इसके द्वारा। तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 65। तो इसमें कहा गया है कि 1945 की सप्रू समिति का उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था सप्रू समिति का, तो इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्रेस विनिमय के संबंध में संतुष्टि देना, ठीक है। बी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत को हुई आर्थिक क्षति का आकलन करना। और सी है कि सभी सिविल और आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध करना। और डी है कि संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी सांप्रदायिक और अल्पसंख्यक संबंधी प्रश्नों की जांच करना, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो डी ऑप्शन है ये मतलब जो संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी सांप्रदायिक और अल्पसंख्यक संबंधी प्रश्नों की जाँच करने के लिए सप्रू समिति 1945 में गठित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 66। तो इसमें तिलक और एनी बेसेंट की होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग संपूर्ण बम्बई प्रेसिडेंसी, मध्य प्रांत, कर्नाटक और बरार तक विस्तारित थी, जबकि तिलक की लीग के अंतर्गत शेष भारत शामिल था। और सेकेंड है कि कांग्रेस के सदस्यों के लिए इन दोनों में से किसी भी लीग में शामिल होने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, ठीक है। और ये दोनों लीगें 1916 के जो कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते में सहायक थी। तो इन दोनों लीगों ने, जो तिलक की और एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, इन दोनों ने मतलब सहायता की थी कि मुस्लिम लीग और जो गरम दल नरम दल इनमें समझौता करने के लिए 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। सेकेंड की जो बात की जा रही, तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमारा ये भी सही है, क्योंकि इसमें जो शामिल थे इसमें कोई भी मतलब प्रतिबंध नहीं था, कोई भी मतलब प्रतिबंध नहीं था। ये कांग्रेस में जो शामिल थे वो लोग भी इसमें मतलब हिस्सा ले सकते थे, ठीक है। तो ये तो सही है। लेकिन जो ये एनी बेसेंट का होम रूल लीग था ये शेष भारत के लिए मतलब प्रसिद्ध था, लेकिन जो तिलक का होम रूल था ये बम्बई शहर को छोड़ के महाराष्ट्र में और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बरार तक ये मतलब फैला हुआ था, ठीक है। तो ये मतलब पश्चिमी भारत में कह सकते हैं कि पश्चिमी और मध्य भारत में ये मतलब एक्टिव थे, जो तटीय क्षेत्र वाला था, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, 2 और 3 सही हो गया, तो इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। तो इसमें कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1920 के दशक के दौरान क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो इसमें सूर्य सेन, जतिन दास, भगवती चरण बोहरा सहित इनके अधिकांश नेता अहिंसक असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदार थे, ठीक है। और सेकंड है कि सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा लिखित बंदी जीवन ने क्रांतिकारी आंदोलन के ग्रंथ के रूप में कार्य किया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इन लोगों ने मतलब इस पे काम किया था। और ये जो बंदी जीवन जो क्रांतिकारी एक मतलब पुस्तक थी, ठीक है।
तो ये जतिन दास, सूर्य सेन और भगवती चरण वोहरा इसी में शामिल थे। ये जो भारतीय आंदोलन हुआ था 1920 के दशक के दौरान, जो क्रांतिकारी जितनी भी गतिविधियां थी तो इन्हीं के ये मतलब ग्रुप के द्वारा की जाती थी। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया, दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। नेक्स्ट है हमारा 68। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में चैम्बर ऑफ प्रिंसेप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका गठन रियासतों के आंतरिक मामलों के संचालन के संबंध में राजाओं का मार्गदर्शन करने हेतु वायसराय के लिए एक मंच के रूप में किया गया था। ठीक है, और सेकेंड है कि इस चैम्बर की स्थापना मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की अनुशंसाओं के आधार पर की गई थी। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो देखो सेकेंड तो सही है, जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 का। ठीक है, उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जो कहा गया था कि ये रियासतों के मार्गदर्शन के रूप में था और इनके आंतरिक मामलों के लिए, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये एक सलाहकारी और परामर्शकारी मंच था। ठीक है, इसमें क्या था कि जो रियासतों के वर्तमान अधिकार थे और उनके जो कार्य करने की स्वतंत्रता थी उसके बारे में ये सलाह देते थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला हमारा स्टेटमेंट गलत है और सेकंड सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 69। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली षड्यंत्र मामले से संबद्ध थे। तो अमीर चंद है, भाई बाल मुकुंद है, मास्टर अवध बिहारी हैं। तो ये तीनों लोग जो है दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित थे। इसका मतलब कारण क्या था इसमें, क्योंकि इसमें जो दिल्ली, जो ये कलकत्ता से राजधानी दिल्ली आनी थी। ठीक है, उसी के संबंध में जो होर्डिंग उस समय के जो गवर्नर जनरल थे उन्हीं को, मतलब जो वायसराय थे। ठीक है, तो उन्हीं की मतलब उन्हीं पे उनको मारने की साजिश की गई थी, षड्यंत्र रचा गया था, उन पे बम फेंका गया था दिल्ली में। ठीक है, तो उसी से ये संबंधित मामला है। तो तीनों ये उससे संबंधित थे, तो हमारा ये तीनों का तीनों सही है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा फरवरी घोषणा किस संबंध में की गई थी। तो ए ऑप्शन है इसका कि विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों के सहयोग प्राप्ति के संबंध में। सेकेंड है कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी की मांग करने के संबंध में। और सी है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी से अपना उपवास तोड़ने का आह्वान करने के संबंध में। और डी है कि ब्रिटिश से भारत की सत्ता का हस्तांतरण के संबंध में। तो इसका देखो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ब्रिटेन से भारत की सत्ता का जो हस्तांतरण होना था उसी के लिए घोषणा की थी इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की थी, इसलिए फरवरी घोषणा के नाम से भी जाना जाता था। और इन्होंने कहा था, जो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, इन्होंने कहा था कि 30 जून 1948 तक ये मतलब सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। ठीक है, तो उसी के संबंध में ये था। नेक्स्ट है हमारा 71 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें रेड क्लिफ आयोग के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इस आयोग की स्थापना कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। सेकेंड है कि यह केवल पश्चिमी सीमाओं यानी पंजाब के सीमांकन के लिए उत्तरदायी था। और थर्ड है कि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्य समान संख्या में शामिल थे। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा मतलब स्टेटमेंट सही है। तो देखो थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें जो मुस्लिम और जो कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के दोनों समान प्रतिनिधि शामिल थे। और ये केवल पंजाब के सीमांकन की बात नहीं करता था, जो पश्चिमी भारत था, ये बंगाल वाले जो बंगाल भी बनाया गया था ना, जो पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था, उसके भी सीमांकन की बात करता था। ठीक है, तो ये गलत है। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि ये कैबिनेट मिशन के आधार पर नहीं बनाया गया था। ये आई थी जो ये माउंट बेटन योजना आई थी। ठीक है, उसी के संबंध में ये बनाया गया था, उनके प्रावधानों के आधार पर। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही है, केवल 3 बार, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 72। इसमें कहा गया कि हाल ही में चंडीगढ़ में सुखना झील को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करना प्रस्तावित किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इस किसी जल निकाय को आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया जाना इसके अतिक्रमण और इसमें अनुपचारित अपशिष्ट के विसर्जन को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, सेकेंड है कि किसी जल निकाय को केवल भारतीय आर्द्र भूमि प्राधिकरण द्वारा आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। थर्ड है कि आर्द्र भूमि यानी संरक्षण और प्रबंधन नियम जो 2017 के तहत भारत में सभी आर्द्र भूमियों को विनियमित नहीं किया जा सकता। तो जो ये कहा गया थर्ड वाला स्टेटमेंट, तो ये तो सही है, क्योंकि 2017 का जो आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम नियम बनाया गया उसके अंतर्गत सभी भूमियों को तो नियंत्रित नहीं किया जा सकता इसके अंतर्गत। लेकिन
जो इसमें कहा गया है सेकेंड वाला स्टेटमेंट, तो ये गलत है, क्योंकि जो भारतीय आर्द्र भूमि प्राधिकरण द्वारा कहा गया है तो नहीं नहीं, केवल भारतीय नहीं, इसमें यूनियन टेरिटरी आर्द्र भूमि प्राधिकरण हो या फिर राज्य राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण हो, ठीक है, उसके द्वारा भी इसमें मतलब इनको अधिसूचित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। फर्स्ट हमारा सही है, क्योंकि किसी भी जल निकाय को आर्द्र भूमि के रूप में घोषित किया जाना इसके अतिक्रमण और इसमें अनुपचारित अपशिष्ट के विसर्जन को प्रतिबंधित करता है, ठीक है। तो ये हमारा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा इसका ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सॉरी नेक्स्ट है हमारा 73। इसमें कहा गया कि विशेष सुरक्षा दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसे संसद सदस्यों और उनके निकटतम पारिवारिक सदस्यों को सुरक्षा प्रदान के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। सेकेंड है कि इस समूह का गठन और कार्य एक अधिनियम द्वारा समर्पित है, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि यह गृह मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। तो देखो ये स्टेटमेंट गलत है, ये गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा जो ये कैबिनेट सचिवालय है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये काम करता है। तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और ये एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, विशेष सुरक्षा दल एक्ट, एक विशेष सुरक्षा दल अधिनियम बनाया गया था 1985 का, ठीक है, 1985 का, उसी के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है। और फर्स्ट वाला जो कहा गया है तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें सांसदों के सदस्यों को नहीं शामिल किया जाता है। इसमें जैसे प्रधानमंत्री हो गए, पूर्व प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है, तो उनके क्या होता है, उनके प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री के निकटतम पारिवारिक सदस्यों को सुरक्षा प्रदान के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट केवल इसमें सही है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 74। तो इसमें कहा गया है कि 1915 में काबुल में गठित भारत की प्रथम अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसे अजी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेकेंड है राजा महेंद्र प्रताप इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और थर्ड है कि इसे जापान सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो देखो इसमें अगर बात करें तो इसमें किसी की भी मान्यता प्राप्त नहीं की गई थी, क्योंकि ये जो इसके अध्यक्ष थे ये राजा महेंद्र प्रताप, इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रथम अध्यक्ष थे राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है। लेकिन ये अजी हुकूमत ए हिंद के नाम से नहीं था, ये हुकूमत, ये इसका जो नाम था ये हुकूमत मुख्तार ए हिंद के नाम से था। और इसका गठन सिंगापुर में, जो ये एक समानांतर सरकार का गठन किया गया था, तो ये सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये वही घटना थी, तो इसीलिए तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी गलत है, तो सेकंड सही है केवल इसका। इसके अध्यक्ष थे प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है। नेक्स्ट है 75। इसमें स्वराज पार्टी के विभाजन से उत्पन्न परिवर्तनवादी समूह का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन था। तो इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि हिंदू हितों के संरक्षण हेतु सरकार के साथ सहयोग करना। सेकेंड है कि लोगों को उपनिवेश विरोधी भावनाओं का आवाहन करके एक जन आंदोलन प्रारंभ करना। और सी कि उग्रवादी चरमपंथियों का सहयोग के साथ सहयोग करना और ब्रिटिश विरोधी हिंसक अभियान प्रारंभ करना। और डी ऑप्शन है कि केंद्र के साथ साथ प्रांतीय सरकारों के स्तर पर महिलाओं के मतदान के अधिकार में समर्थन जुटाने की बात की गई थी इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि स्वराज पार्टी के विभाजन में जो परिवर्तनवादी समूह था इसने हिंदू हितों के संरक्षण हेतु सरकार के साथ सहयोग किया था, ठीक है। तो उसी के लिए ये किया गया था, तो हमारा ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि डोमिनियन स्टेटस युक्त एक भारतीय संघ। सेकेंड है कि संविधान के निर्माण हेतु केवल भारतीय सदस्यों से मिलकर गठित एक संविधान सभा। और थर्ड है कि प्रांतों के पृथक संविधान निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान किया जाना, ठीक है। तो देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जो इसके बारे में कहा गया है, ये क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में ये घटनाएं कही गई हैं, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन है, ये क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था 1942 का, उसी के संबंध में थी, ठीक है। नेक्स्ट है 77। इसमें कहा गया कि स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में द रिवॉल्यूशनरी निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्य पत्र था। तो स्वराज पार्टी है, चटगांव समूह है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है और युगांतर समूह है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन है, ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था उसी का ये समाचार पत्र था। नेक्स्ट है 78। इसमें कहा गया कि गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर
विचार करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि जनता के सामाजिक और राजनीतिक संबोधन हेतु उन्होंने दक्कन सभा की स्थापना की थी। और सेकंड है कि उन्होंने महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों को प्रभावित किया था। और थर्ड है कि वह मार्ले मिंटो सुधारों को तैयार करने में शामिल थे। ठीक है, तो इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो देखो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि वो मतलब जो जिन्ना और गांधी दोनों लोग इनसे प्रभावित थे, और मार्ले मिंटो सुधार जो हुए थे उसमें भी ये शामिल थे, और इन्होंने दक्कन सभा की स्थापना भी की थी। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। तो इसमें कहा गया है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि वह अखिल भारतीय खिलाफत समिति की संस्थापक सदस्य थे। और सेकंड है कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबद्ध थे, किंतु कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं बने। और थर्ड है कि 1947 में गठित सरकार में उन्होंने शिक्षा मंत्री का पद ग्रहण किया था। तो ये तो सही बात है, वो शिक्षा मंत्री रहते और कला मंत्री भी उसके साथ साथ रहते। ठीक है, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी सही है, क्योंकि ये अखिल भारतीय जो खिलाफत समिति 1919 में गठित की गई थी उसमें ये मतलब संस्थापक सदस्य थे। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। लेकिन जो कहा जा रहा है इसमें सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो ये गलत है, क्योंकि ये तो लगभग सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि ये रहे थे, क्योंकि 1923 में दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने। और उसके बाद 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। और उसके बाद लगातार ये 5 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो हमारा जो एक और तीन स्टेटमेंट इसका सही है, सेकेंड वाला गलत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 80। तो इसमें कहा गया कि भारत द्वारा किए जाने वाले रक्षा अभ्यासों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनको मिलान करना है कि कौन से मतलब जो सैन्य अभ्यास कहाँ पर मतलब किससे सुमेलित हैं, कब और किसके साथ हुए थे। ठीक है, तो इसमें एक्वारिन की बात की जा रही है, तो ये मालदीव है, और ईस्टर्न ब्रिज है बांग्लादेश, सैन्यू मैत्री है जापान, और इन्हें इमनेक्स ये मलेशिया। ठीक है, तो देखो ये थर्ड वाला फोर्थ वाला स्टेटमेंट गलत है, ये इमनेक्स था ये म्यांमार के साथ था। ठीक है, और सिन्यू मैत्री की जो बात की जा रही है तो जापान के साथ था, तो ये तो हमारा सुमेलित है। और ईस्टर्न ब्रिज था तो ये आपको देखने को मिला था, जो ये ईस्टर्न ब्रिज जो सैन्य अभ्यास हुआ था तो ये तो आपको देखने को मिला था जो ये ओमान के साथ था। ठीक है, जो ये ईस्टर्न ब्रिज था ये ओमान के साथ था, और ये एक्वारिन था ये मालदीव के साथ था। तो हमारा एक और तीन सुमेलित हैं। ठीक है, तो एक और तीन ए ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 81। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस नेता ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो ए ऑप्शन है सर सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी आर दास, और सर दिनशा वाचा। ठीक है, तो इसका देखो ये बी ऑप्शन सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, तो इसी के बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, और इसका संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। ठीक है, अमृतसर में, तो ये न्यूज़ में है। पिछली बार नहीं क्वेश्चन यहाँ से आया था, इस बार से कंपलसरी एक क्वेश्चन आना है यहाँ से। ठीक है, तो आप लोगों को इसको थोड़ा सा मतलब अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है हमारा 82। तो इसमें कहा गया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में वंचीनाथ अय्यर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है कि वे मद्रास महासभा के सदस्य थे, मतलब मद्रास महासभा के अध्यक्ष थे, और उन्होंने कोझिकोड में स्वदेशी आंदोलन को संगठित किया था, और वे अडयार थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे। और डी ऑप्शन है कि वह अभिनव भारत की पंडिचेरी विंग के सदस्य थे। तो इसका डी ऑप्शन सही है। ये वो मतलब जो ये वंचीनाथ अय्यर थे ये जो अभिनव भारत की पंडिचेरी विंग थी उसके अध्यक्ष थे, मतलब उसके सदस्य थे, और ये अभिनव भारत की स्थापना की गई थी बी डी सावरकर द्वारा। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 83। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा कालांतर में हिंद मजदूर सभा से सम्मिलित हो गया था। तो फर्स्ट है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बी है कि इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर और वर्क एंड पीजेंट पार्टी, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन की बात जो की जा रही है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देखो ये बी ऑप्शन सही है, जो इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर थी ये कालांतर में हिंद मजदूर सभा से मिल गई थी। नेक्स्ट है 84। इसमें कहा गया है कि ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक में से एक थे, ये बहुभाषाविद
थे जिन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, बंगाली, पाली, फ्रेंच, जर्मन भाषा का ज्ञान था। ये बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने हिंदी में बौद्ध दर्शन पर एक विस्तृत अध्ययन की रचना की थी। ये कई बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे थे। तो इनके बारे में मतलब किसके बारे में ये मतलब बताया जा रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कि मीनू मसानी है, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव है, जयप्रकाश नारायण है और राम मनोहर लोहिया हैं, ठीक है। तो इसका देखो बी ऑप्शन है जो आचार्य नरेंद्र देव हैं, ठीक है, इन्हीं के बारे में ये बात की जा रही है। यही इन्होंने 1934 में जो पटना में सोशलिस्ट पार्टी स्थापना सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। तो इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा टेक सागर प्लेटफॉर्म को आरंभ करने का उद्देश्य था। तो ए ऑप्शन है प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन लाना, बी है कि नवाचार और सहयोग के प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों को अवसर प्रदान करना, और सी है कि समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के साथ सहयोग करना, और डी ऑप्शन है कि समुद्री अम्लीकरण को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की खोज करना है, ठीक है। तो इसमें बताने की कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो अगर बात करें तो ये तो हम लोग पिछले अभी कल ही इसका पूरा डिटेल में हमने देखा था, क्योंकि जो ये भारतीय सुरक्षा डेटा परिषद थी इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये मतलब जो नवाचार और सहयोग के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग को अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 86। इसमें कहा गया है कि ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट का प्रकाशन वार्षिक रूप से निम्नलिखित संगठनों में किसके द्वारा किया जाता है। तो ए ऑप्शन है हमारा विश्व बैंक है, बी है क्रेडिट साइंस ग्रुप है, ठीक है, और ये विश्व आर्थिक मंच है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, ठीक है। तो किसके द्वारा ये जारी किया जाता है ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट, ठीक है। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है, जो क्रेडिट स्विस ग्रुप है, ठीक है, इसी के द्वारा ये मतलब प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है 87। इसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके आसपास के समय में प्रख्यापित की गई थी। तो ए ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन 1905, बी है कि असहयोग आंदोलन 1920, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, उसी के संबंध में ये मतलब जानकारी मतलब बात की जा रही है कि जो स्वतंत्रता की जो प्रतिज्ञा ली गई थी तो इसी के समय ली गई थी, जो पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, ठीक है, पूर्ण स्वराज के रूप में यही स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली गई थी। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारा 88। तो इसमें कहा गया है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस संबंधित है। तो ए ऑप्शन है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के गठन की घोषणा के लिए, ठीक है। सेकेंड बी है कि मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना द्वारा द्विराष्ट्र की घोषणा से संबंधित है, और सी है कि कैबिनेट मिशन की अस्वीकृत करने और एक पृथक राष्ट्र मांग को तीव्र करने हेतु कलकत्ता मुस्लिम लीग द्वारा आम हड़ताल के आह्वान से, और डी है कि 1939 में प्रांतीय और केंद्रीय पदों से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग द्वारा मनाए गए उत्सव से, ठीक है। तो इसमें देखो ये सी ऑप्शन सही है, जो ये कैबिनेट मिशन को अस्वीकृत करने और एक पृथक राष्ट्र की मांग को तीव्र करने हेतु कलकत्ता मुस्लिम लीग द्वारा ये आम हड़ताल का आह्वान किया गया था। और इसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना थे इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, और इन्होंने 16 अगस्त 1946 को ये मतलब घटना देखने को मिली थी, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बहुत बड़ा नरसंहार एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 89 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि स्वदेशी आंदोलन के कमज़ोर होने के मुख्य कारण थे। तो अंग्रेजों द्वारा जनता पर क्रूर दमन, सेकेंड है कि कांग्रेस का भारतीय आंतरिक संघर्ष, थर्ड है कि बंगाल के बाहर आंदोलन को बनाए रखने के लिए तैयारियों का अभाव, और फोर्थ है कि प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी और सैन्य मतलब संन्यास की, कुछ लोगों ने संन्यास भी ले लिया था, जैसे कि अरविंद घोष वगैरह थे, तो इन लोगों ने संन्यास ले लिया था इसमें, ठीक है। तो इसीलिए ये चारों के चारों कारण थे जो मतलब इसके जो भारतीय स्वदेशी आंदोलन था जो कमज़ोर हुआ था, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि आम प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव के संबंध में जो 8 अगस्त 1940 को आया था उसी के बारे में ये बात की जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि यह वायसराय लिन लिथगो द्वारा ब्रिटिश सरकार की ओर से जारी एक वक्तव्य था। सेकेंड है कि इसने ब्रिटिश उद्देश्य के रूप में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस के दर्जे की घोषणा की थी, किंतु
की, किंतु यह भी स्पष्ट किया कि वित्त, रक्षा और गृह जैसे प्रमुख विभाग ब्रिटिश आधिकारिक नियंत्रण में रहेंगे। ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट था कि है कि हमारा कांग्रेस ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया। तो इसमें कौन से स्टेटमेंट ये सही है, तो ये हमको बताना है। ठीक है। तो देखो, जो ये अगस्त प्रस्ताव था, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि वायसराय लिनलिथगो ब्रिटिश सरकार की ओर से एक वक्तव्य जारी किया था इन्होंने। ठीक है। और ये तो वित्त और ये गृह और रक्षा ये तो अपने पास ही रख लिए थे इन लोगों ने, अंग्रेजों ने। और ये कांग्रेस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। इसी मतलब जब इसको खारिज कर दिया था, तभी इन लोगों ने ये मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। तो इसमें ताना भगत आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि इसका नेतृत्व जनजाति नेता जतरा उराव द्वारा किया गया था। सेकेंड है कि इसकी शुरुआत ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध के स्वरूप में हुई थी। और थर्ड है कि इसमें दमनकारी साहूकार और अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक पैमाने पर हिंसा का प्रयोग किया गया था। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ये बताना है। तो देखो, इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड तो सही है, क्योंकि जो ये ताना भगत आंदोलन था, ये जो जतरा उराव जो जनजाति थी उसी के द्वारा ये मतलब नेतृत्व किया गया था। जो जतरा उराव के द्वारा किया गया था, और ये ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध शुरू किया गया था। ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन थर्ड वाला गलत है, क्योंकि ये हिंसक विरोध नहीं इसमें था, ये अहिंसक था। क्योंकि ये जो जतरा उराव थे, ये गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड सही है। सेकंड और फर्स्ट, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 92। इसमें कहा गया कि हाल ही में लोकसभा द्वारा पारित ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिनका लिंग जन्म के समय नियत लिंग के अनुसार नहीं होता है। सेकेंड है कि यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा भिक्षावृत्ति को अपराध की श्रेणी में रखता है और आईपीसी के तहत इसमें जमानती अपराध बनाता है। ठीक है। जमानती अपराध बनाता है। और थर्ड है कि लोकसभा में इसे एक निजी विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो देखो, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको परिभाषित करने के लिंग जो होता है वो जन्म के समय नियत नहीं होता है कि कौन सा लिंग है इनका। ठीक है। इसलिए इनको ट्रांसजेंडर कहते हैं। और ये 2019 का विधेयक आया था, इसमें जो ट्रांसजेंडर की जो भिक्षावृत्ति थी, इसको जो है आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया था, मतलब हटा दिया था। पहले ये आपराधिक श्रेणी में आता था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है। और ये लोकसभा में तो पेश किया गया था। ठीक है। लोकसभा में 2019 में ये पेश किया गया था और पास किया गया था। और ये निजी विधेयक नहीं था, ये एक सरकारी विधेयक था। जो किसी मंत्री के द्वारा पेश किया जाता विधेयक है वो सरकारी विधेयक होता है। और जो किसी सदस्य के द्वारा मतलब विधेयक इंट्रोड्यूस किया जाता है संसद में, तो वो जो विधेयक होता है वो निजी विधेयक हो जाता है। ठीक है। तो इसमें पहले तो ये 2014 में निजी विधेयक के तौर पर राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वो लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। ठीक है। तो इसीलिए ये 2019 में लाया गया था। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट केवल इसमें सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड भी गलत है इसका। ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 93। इसमें कहा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े प्रसिद्ध हैं। तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ए ऑप्शन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारतीय पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है। सेकंड है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु। और सी है कि 1938 में स्थापित महिलाओं की एक पृथक योजना समिति का सदस्य नियुक्त होने से हेतु। और डी है कि तेलंगाना संघर्ष के दौरान क्रांतिकारियों की एक कैडेट का नेतृत्व करने के लिए। ठीक है। तो इसको देखो, सी ऑप्शन सही है। ये 1938 में स्थापित महिलाओं के लिए एक पृथक योजना समिति के सदस्य की नियुक्ति होने हेतु इनकी जो है रानी लक्ष्मीबाई राजवाड़े प्रसिद्ध थी। ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। तो इसमें कहा गया है कि समाचार पत्र हैं और संबंधित व्यक्ति दिए हुए हैं कि कौन किससे संबंधित है। ठीक है। तो इसका मिलान करना है। तो न्यू इंडिया, एनिवेशन, ठीक है,
यंग इंडिया महात्मा गांधी, युगांतर बाल गंगाधर तिलक। तो देखो युगांतर बाल गंगाधर तिलक का नहीं था, ये आपको देखने को मिलेगा जो श्री अरबिंदो थे, ठीक है, उन्हीं ने युगांतर समाचार पत्र की शुरुआत की थी। और यंग इंडिया की महात्मा गांधी ने की थी, न्यू इंडिया की एनी बेसेंट ने की थी। तो ये हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 95, इसमें कहा गया है कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के पश्चात निम्नलिखित नेताओं में से किसने तत्काल जन सत्याग्रह प्रारंभ करने का समर्थन किया था। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कि महात्मा गांधी, सेकंड है सुभाष चंद्र बोस और थर्ड है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसमें देखो ये सुभाष चंद्र बोस ने इसका समर्थन किया था, लेकिन महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था कि अभी हम लोग तैयार नहीं हैं, हमारी जनता तैयार नहीं है तत्कालिक विद्रोह करने के लिए, ठीक है, और ये अच्छा समय नहीं है। लेकिन सुभाष चंद्र उसका समर्थन करते थे, तभी तो इनमें मतलब टकराव देखने को मिला था। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा जो ए ऑप्शन सही हो गया इसका। नेक्स्ट है 96, इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश भारत के दौरान सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के संदर्भ में लेजली मिलर समिति का गठन किया गया था। तो ये ऑप्शन है कि विद्यमान व्यक्तिगत कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें अधिक क्षमतावादी बनाने के उपाय के सुझाने से, ठीक है। और सेकेंड है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उपाय की अनुशंसा करने हेतु है कि गैर ब्राह्मण समुदाय के सदस्यों को सरकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के उपाय सुझाने हैं। तो और डी है कि अंग्रेजों की जनजाति नीति को लागू करने के लिए विधेयक के प्रारूप को तैयार करने के लिए, ठीक है। तो ये किस लिए लॉन्च किया गया था, तो इसको बताना है। जो सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के संदर्भ में लेजली मिलर समिति थी, तो ये 1919 में आपको देखने को मिली थी लेजली मिलर समिति, ठीक है। और इसमें क्या था कि जो ये गैर ब्राह्मण समुदाय के सदस्यों को सरकारी रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन करने के उपाय सुझाने हेतु इसको किया गया था। तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 97, तो इसमें कहा गया है 1945 से 1946 के चुनाव में 1945-46 के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, जो दिए गए हैं स्टेटमेंट नीचे, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट है कि केंद्रीय विधानसभा के चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अधीन हुए थे, ठीक है। और सेकेंड है कि आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, यहाँ तक कि इसने मुसलमानों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में भी सीटें जीती थी, ठीक है। और थर्ड है कि पंजाब प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग सबसे बड़ी दल के रूप में उभरी और सरकार का गठन भी किया था। तो ये गलत है। सबसे बड़ी जो प्रांतीय चुनाव में जो मुस्लिम लीग थी वो पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन इसने जो है सरकार का गठन नहीं कर पाई थी, क्योंकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और जो अकाली दल था, ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर पंजाब में सरकार का गठन किया था, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट मतलब थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। और फर्स्ट सेकंड वाले की जो बात करें तो इसमें देखो, इसमें ये भी स्टेटमेंट गलत है, आधा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, क्योंकि 102 सीटों में इसमें कांग्रेस ने 59 सीटों पर जीत हासिल की थी, ठीक है। लेकिन जो ये मुस्लिम लीग थी ये अपने जो आरक्षित क्षेत्रों में थी, आरक्षित जहां उसकी सीटें थी वहां उसने तो मतलब अपनी सीटें जीती थी, लेकिन अदर इसने ज़्यादा बढ़त हासिल नहीं कर पाई थी, ठीक है। तो ये गलत है सेकंड स्टेटमेंट, और फर्स्ट वाला भी हमारा गलत है इसमें, क्योंकि जो कहा गया है कि इसमें कि केंद्रीय विधानसभा के जो आम चुनाव हुए थे वो 1935 के प्रावधानों के अधीन हुए थे, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें जो एक्ट था 1919 का, ठीक है, जेम्स बोर्ड रिफॉर्म, उसी के अंतर्गत ये मतलब लाया गया था। तो उसी के अंतर्गत चुनाव हुए थे 1945-46 में। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। तो कोई भी इसमें स्टेटमेंट सही नहीं है, तीनों के तीनों गलत हैं, तो गलत पूछे गए हैं, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 98, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में बर्लिन समिति का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो फर्स्ट है कि यह एनी बेसेंट द्वारा गठित इंडियन होम रूल लीग की एक विदेशी कार्यालय था। और सेकेंड है कि यह जर्मन सरकार के समर्थन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित एक कार्यालय था, ठीक है। और थर्ड है कि यह चंपक पिल्लई द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु गठित एक संगठन था।
और डी है कि सोशलिस्ट इंटरनेशनल का जर्मन विंग था, जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक सदस्य थे इसके, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका देखो सी स्टेटमेंट सही है। जो ये बर्लिन समिति का गठन किया गया था, इसमें एक यह चंपक रमन पिल्लई द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु गठित एक संगठन था, ये बर्लिन में जिसका गठन किया गया था, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है हमारा 99 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें असहयोग आंदोलन के दौरान किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य शांतिपूर्ण और वैध तरीके से स्वराज की प्राप्ति में परिवर्तन हो गया, ठीक है। और सेकेंड है कि प्रांतीय कांग्रेसी समितियों को अब भाषाई आधार पर संगठित किया जाना था। और थर्ड है कि निर्धनों को सदस्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कांग्रेस की सदस्यता शुल्क को समाप्त कर दिया गया। और थर्ड है कि बारदौली प्रस्तावों द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की गई तथा किसानों को कर भुगतान करने और काश्तकारों को लगान का भुगतान करने के लिए कहा गया। तो ये तो सही है कि मतलब किसानों को और काश्तकारों को कर और लगान देने के लिए कहा गया था। लेकिन इसमें जो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इसमें जो आम जनता थी, ठीक है, जो निर्धन लोग थे, उनको शामिल करने के लिए शुल्क को कम किया गया था और उनके लिए शुल्क कर दिया गया था प्रतिवर्ष 4 आने, ठीक है। तो शुल्क को कम किया गया था, ना कि समाप्त किया गया था। और फर्स्ट और सेकंड तो सही ही हैं, क्योंकि भाषाई आधार पर गठित किया गया था इसको, प्रांतीय जो कांग्रेस समितियां थीं, और स्वराज प्राप्ति में परिवर्तन भी लाया गया था, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही हैं, तीसरा हमारा गलत है। तो हमारा 1, 2 और 4 तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आज का लास्ट है 100 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि भारत नवाचार सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसे प्रत्येक वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। सेकंड है कि सूचकांक के अनुसार केरल देश का सर्वाधिक नवाचारी राज्य है। और थर्ड है कि यह रेखांकित करता है कि भारत के दक्षिण और पश्चिमी भागों में नवाचार परिवेश उत्तर की तुलना में अधिक सुदृढ़ है, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट मतलब सही है ये बताना है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखो ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि जो नवाचारी सूचकांक होता है यह रेखांकित करता है कि भारत के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में नवाचार परिवेश उत्तर की तुलना में अधिक सुदृढ़ है। तो मतलब जो दक्षिण भारत है, यानी साउथ इंडिया, और जो वेस्ट इंडिया है, ठीक है, तो ये तो हमारा अच्छा है इसमें नवाचारी में। लेकिन जो कहा गया है कि केरल सर्वाधिक नवाचारी राज्य है, तो नहीं, ये केरल नहीं, ये कर्नाटक है, ठीक है। तो कर्नाटक सर्वाधिक नवाचारी राज्य है। और इसका जो ये नवाचारी सूचकांक है भारत में, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा नहीं लॉन्च किया जाता है, ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाता है, ठीक है। अब इसका नाम जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम क्या कर दिया गया है, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत बार बता चुका हूँ, कितने टेस्ट सीरीज में बता चुका हूँ, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो हमारा इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड गलत है, थर्ड वाला सही स्टेटमेंट है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत लगती है, हर चीज़ लगती है आप लोगों के, मैं डेली लेके आ रहा हूँ, जबकि मेरी तबीयत थोड़ी सी तगड़ी है, ठीक है, फिर भी मैं मतलब लेके आ रहा हूँ। तो आप लोगों को इसको थोड़ा सा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए यार, आप लोग कहते हैं इसीलिए मैं बनाता हूँ, वरना तो मैंने बनाना बंद कर दिया था, ठीक है। तो आप लोगों की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है यार। और लाइक करने में यार कितना टाइम जाता है, 1 सेकेंड में लाइक हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करोगे, प्रमोट करोगे, तभी तो मैं आप लोगों के साथ आके खड़ा हो रहूँगा, वरना फिर मुझे भी थोड़ी सी मतलब डिमोटिवेट होता हूँ कि आप लोग पता नहीं पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा यार देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।